चलो प्यारे बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण में प्रत्यय और उपसर्ग। क्या पढ़ने वाले हैं जी? प्रत्यय और उपसर्ग की क्लास होने वाली है, यानी कि उपसर्ग और प्रत्यय। देखो प्यारे बच्चों, उपसर्ग और प्रत्यय क्या है? ये शब्द रचना है। क्या है? शब्दों की रचना। शब्द रचना हम कहेंगे इसको, शब्द रचना। और मैं आपको बता दूं कि शब्दों की रचना के मूल 5 प्रकार होते हैं। हिंदी में ध्यान रखिएगा सभी लोग, हिंदी में शब्द रचना के कितने प्रकार होते हैं प्यारे बच्चों? मुख्यतः 5 प्रकार होते हैं। 5 प्रकार से होती है हिंदी में शब्द रचना के मुख्यतः शब्द रचना शब्द की रचना या शब्दों की रचना मुख्यतः कितने प्रकार से की जाती है बच्चों? 5 प्रकार से की जाती है। 5 प्रकार से की जाती है। कैसे कैसे सर? मैं आपको बता रहा हूं। हम 5 प्रकार से करते हैं। मतलब कि अगर हम शब्द को बनाना चाहें तो हम 5 प्रकार से बना सकते हैं। कौन कौन सा? देखो जी, मान लो प्यारे बच्चों, आपके पास 2 शब्द है, उप प्लस हार। तो किसी शब्द के शुरू में अगर आप कोई शब्द लगा देते हैं तो एक नया शब्द बन गया उपहार। तो ये शब्दों की रचना हो गई। इसमें आपने किसी शब्द के शुरू में, मध्य में आपने क्या किया है? लिखा है उप। हम इसको अलग अक्षर से कलर से लिख रहे हैं। तो ये क्या बन गया मेरे भाई? उपहार बन गया। यहां पर क्या हुआ? किसी शब्द के शुरू में, प्रारंभ में अगर कोई शब्द जुड़ता है तो हम कहते हैं कि यहां उपसर्ग हुआ है। उपसर्ग के द्वारा यहां पर क्या हुआ प्यारे बच्चों? शब्द का रचना हुआ, शब्द का निर्माण हुआ, शब्द बना है। बात क्लियर है? चलो मैं मान लो लिख दिया भुलक्कड़। मान लो हमने क्या लिख दिया प्यारे बच्चों? पीपीटी तो हमारे पास है ही ना। हाँ, वैसे मैं लिख लिख के बता देता हूं। चलो देखो, भूल है। भूल शब्द में हमने क्या लिख दिया? अक्कड़। भूल को पीला कलर से लिखो और अक्कड़ को लिखेंगे व्हाइट से। बहुत ध्यान रखना पड़ता है ना पीपीटी का। तो प्यारे बच्चों, यहां पर क्या बन गया जी? भूलक्कड़ बन जाता है। क्या बन गया? भूलक्कड़। और आप सब लोग जानते हो, थोड़ा बहुत तो ज्ञान आप लोगों को है ही, या इससे ज्यादा ही होगा, उपसर्ग और प्रत्यय को लेकर के, कि शुरू में जो जुड़ता है भैया, किसी शब्द के पहले वाला शब्दांश उपसर्ग होता है, लास्ट वाला में प्रत्यय होता है। हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद मान लीजिए प्यारे बच्चों, हम लिखते हैं ई ती, इति प्लस आ दी। अब बताइए, इति प्लस आदि आपस में जुड़ता है तो समीप का, नजदीक का, निकट का, जब 2 वर्ण आपस में मिलता है, निकट के 2 वर्ण आपस में मिले तो 2 वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, लेकिन 2 वर्णों में ये वर्ण कौन से होंगे? आपस के नजदीक वाले, जो एकदम पास पास वाले जो वर्ण है। तो इति प्लस आ, इसके मिलने से क्या बनता है? इत्यादि। यहां पर भी शब्द रचना हुआ, लेकिन प्यारे बच्चों हम इसको कहते हैं कि यहां पर संधि हुआ है। क्या हुआ? संधि हुआ। तो संधि के द्वारा भी हम कर लेते हैं। कर लेते हैं ना? ठीक है। दूसरा देखिए, आप सभी लोग, बिल्कुल ही दोनों प्रभावी होगा। जैसे मान लीजिए हमने कह दिया राजा का पुत्र, भैया राजपुत्र लिख देते हैं, या मान लो राजा की कन्या, ये ज्यादा फेमस रहता है, आप लोग ज्यादा रिलेट करेंगे, तो राजकन्या लिखते हो। तो राजा की कन्या को राजकन्या कहते हैं।
राजा के महल को राजमहल कहते हैं, ये भी लिख सकते हो, राजमहल। न्याय के घर को न्यायालय कह सकते हो। कई सारी चीजें आप एग्जाम्पल में लिख सकते हो। ये जो हुआ है ना, ये हुआ है मेरे भाई समास। ये क्या हो गया है मेरे दोस्त? समास हो गया। इसको समास कह देंगे, ये समास के थ्रू बना है। अभी हम सब लोग पढ़ेंगे एक एक करके, बट अभी घबराना नहीं है। तो हिंदी में शब्दों की रचना हम 5 प्रकार से करते हैं। एक तो हम उपसर्ग लगा करके करते हैं, एक हम प्रत्यय लगा के करते हैं, आपस के जो नजदीक वाले वर्ण हैं उन वर्णों के मेल से, जुड़ने से, यानी कि संधि के द्वारा नया शब्द बना। फिर इनके दोनों के कारण राजमहल बना, समास कहा जाता है इसको। उसके बाद दो समान शब्द होते हैं, जैसे मान लो हमने कह दिया प्यारे बच्चों गांव, गांव, गांव और गांव मिल गया आपस में, तो ये गांव गांव हो गया। ये दोहरा दिया गया, तो इसको हम कहते हैं ये पुनरुक्ति हुआ। पुनरुक्ति मतलब रिपीटेशन, रिपीट हुआ है। जैसे बातों बात, हाथों हाथ, ये सब जो होता है ना बात बात में, तो बात प्लस बात आपस में मिला, यानी कि बात को ही रिपीट किया गया है, तो इसको हम क्या कहते हैं? पुनरुक्ति कहते हैं। निशु एक काम करना, निशु आप उसे हमारे व्हाट्सएप पे भेज देना, 9155181020 वाला जो व्हाट्सएप है, या इस पर टेलीग्राम है, टेलीग्राम पे चाहे व्हाट्सएप पे आप पीडीएफ भेज दीजिएगा, ठीक है? हम देख लेंगे कि आप नोट्स कैसे बनाए हैं। आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छा नोट्स बनाए हैं, तो एक बार मैं देख लूंगा। सर आप सोते नहीं हैं, बहुत कम सोते हैं जी, क्या करिएगा। प्यारे बच्चों अभी सोने का वक्त नहीं है ना, अभी पढ़ाने का वक्त है। तो पहले ये बताइए, इतनी बातें समझ में आ गई सभी को? बता दो यार सब लोग मेरे भाई। सर मेरे ऐप पर माई कोर्स नहीं आ रहा है। जिसके ऐप में माई कोर्स नहीं दिखा रहा है, आप ऐप में सेटिंग में जाइएगा, सेटिंग में साइंस संग्रह ऐप को ओपन करिएगा, एक बार क्लियर कैची कर लीजिएगा, क्लियर डेटा का ऑप्शन होगा, वो करके फिर से ऑन करिएगा, इंस्टॉल कर लीजिएगा, आने लगेगा। कुछ आपके फोन का दिक्कत हो सकता है, ग्लिच हो सकता है। चलो यहां तक समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे कि उपसर्ग किसको कहा जाता है। प्यारे बच्चों उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग किसी भी शब्द का एक छोटा सा अंश होता है, किसी भी शब्द का छोटा सा अंश। मैंने आपसे कहा कि देखो भाई आपके सामने उपहार लिखा है, तो उपहार का एक छोटा सा अंश है जो किसी शब्द के पूर्व में लगा होता है, यानी पहले ही लगा होता है। उपसर्ग यानी कि अंग्रेजी में इसको कहा जाता है प्रीफिक्स। प्री माने पहले, जो पहले वाला हो, पूर्व लग्न जिसको कहते हो। केमिस्ट्री में आईयूपीएससी जब पढ़ते हो तो वहां पे पूर्व लग्न कहते हैं, पूर्व मतलब पहले लगा हुआ। तो उप शब्द को हम क्या कह देते हैं कि ये हमारा उपसर्ग है। क्या कहते हो कि ये उपसर्ग है। तो उपसर्ग जो होता है प्यारे बच्चों, किसी भी शब्द का वह छोटा सा अंश होता है जो किसी शब्द के शुरू में लगा होता है, पूर्व में लगा होता है, पहले लगा होता है, ठीक है ना। अब देखिए उपसर्ग क्या है? उपसर्ग वह शब्दांश, यानी कि शब्दों का अंश या अव्यय है छोटा सा, जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर, आरंभ में जुड़ेगा। अब ऐसे देखिए, अगर मैंने कहा यहां पर कि भैया ये हार है, हार सभी लोग समझते हो, हार जाना, हार हो गया। मान लीजिए एक अर्थ अगर हम इसका मानते हैं कि हमारी हार हो गई या उसकी हार हो गई, तो वो हार है। लेकिन जैसे हम इसमें उप लगा दिए, तो उप लगा देने के बाद ये बन गया उपहार। अब तक प्यारे बच्चों हार का अर्थ कुछ और था, और यहां उपहार का मतलब हो गया भेंट, किसी को उपहार देना, भेंट प्रदान करना। तो अर्थ बदल गया कि नहीं बदल गया? तो अर्थ किसके कारण से बदला था मेरे भाई? अर्थ बदलने का कारण था उप। अर्थ बदलने का कारण क्या था? उप। इसी के वजह से इसका क्या हो गया था? अर्थ बदल गया था, इसका अर्थ बदल गया था। समझ गए सभी लोग?
चलिए क्लियर है। तो यही बात है। अब सुनिए एक चीज, आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में, यानी कि मूल शब्द के अर्थ में विशेषता ला दे या उसका अर्थ ही बदल दे। उपसर्ग एक ऐसा शब्दांश है जो किसी शब्द के साथ जुड़कर उसके अर्थ को बदल देता है, उसी को उपसर्ग कहा जाता है। जैसे यहां पर मान आप समझते हैं और अभिमान देख लीजिए, तो अभी जैसे लग गया तो अभिमान बन गया। चार, लेकिन प्र उपसर्ग जुड़ गया तो ये प्रचार बन गया। अब इस प्रचार का मतलब कुछ और है, इस चार का मतलब कुछ और है। इस मान का मतलब कुछ और था, लेकिन जैसे अभी शब्द जुड़ गया अभिमान हो गया। अभिमान, अभिमान मतलब घमंड वाला बात हो गया। यहां पे उपहार, हार का मतलब कुछ और था, उप लगा तो उपहार। एक चीज ध्यान रखिएगा सभी लोग, नोट पॉइंट में मैं लिख देता हूं, उपसर्ग का अपना अर्थ होता है। उपसर्ग का अपना अर्थ होता है। अब उपसर्ग संस्कृत में अलग होते हैं, हिंदी में अलग होते हैं, फारसी में अलग होता है, अंग्रेजी में अलग होता है। तो उपसर्ग अलग अलग प्रकार के होते हैं। उपसर्ग का अपना अर्थ होता है कि नहीं होता है बच्चों, बताइएगा सभी लोग। बताओ सब लोग, उपसर्ग का अपना अर्थ होता है ना? यस सर, उपसर्ग का अपना अर्थ होता है। उपसर्ग किसी शब्द के पहले लगा होगा। अब आइए आपके सामने मैं आपको बता रहा हूं, उपसर्ग जो होता है प्यारे बच्चों, शब्दों के निर्माण में बहुत ही बड़ा रूप से सहायक होता है। शब्दों के निर्माण में, शब्दों की रचना में एक ही मूल शब्द विभिन्न उपसर्गों के योग से अलग अलग अर्थ दे सकता है। एक ही मूल शब्द किसको कहा जाता है? जिसको छोड़कर, जैसे हार था, हार में हमने उप लगाया था, तो उप तो हमारा उपसर्ग हो गया, लेकिन हमने ये उपसर्ग किसमें जोड़ा था? इसमें। तो ये हमारा मूल शब्द है। क्या है प्यारे बच्चों? मूल शब्द है, और इस मूल शब्द में हमारा ये उपसर्ग जुड़ा। अब सुनिए, एक ही मूल शब्द है, हार 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 हार। अब इसके साथ हार सब है, लेकिन अलग अलग उपसर्ग लग गया। प्र लग गया तो प्रहार, प्रहार मतलब चोट करना, जो प्रहार बैच है आपका। आ लग गया तो आहार हो गया, मतलब भोजन। सम में लग गया तो संहार, मतलब संहार कर दीजिए, नाश करना। विहार मतलब कोई कहता है नौका विहार करना, मनोरंजन, आनंद का बात, मनोरंजनार्थ यत्र तत्र घूमना, इधर उधर करना। नौका विहार मतलब नौका से इधर उधर घूम लेना। परि लग गया, परिहार का मतलब अनादर होता है, तिरस्कार। उपहार मतलब सौगात कह लीजिए, चाहे भेंट कह लीजिए। उधार, उधार मतलब मोक्ष या मुक्ति। तो एक ही मूल शब्द के साथ अलग अलग उपसर्गों का अलग अलग अर्थ हुआ है। इसका मतलब यह भी है कि उपसर्ग जो होता है प्यारे बच्चों, शब्दों को बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गया? सब लोग बता दीजिए, बताइए। प्रीतम कुमार जी, संदीपा कुमारी, अरमान मल्लिक, नेहा कुमारी, अरुण कुमार, सब लोग बता देंगे मेरे भाई। यहां तक क्लियर है? चलिए आगे देखिए। हिंदी भाषा में 3 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग होता है। एक हम बात कर लेते हैं संस्कृत का उपसर्ग, जो कि टोटल 22 है। हिंदी का जो अपना उपसर्ग है ये 10 है। उसके बाद विदेशज वाला में कुल 12 आते हैं। आपको विदेशज का पढ़ने का जरूरत है नहीं। हिंदी का अपना उपसर्गों की संख्या कुल कितनी है प्यारे बच्चों? 10। संस्कृत में कुल उपसर्ग 22 होते हैं। ये देखिए, इन सब का अपना अपना अर्थ है। अ या अन का अर्थ हो गया है अभाव या निषेध। जैसे अनपढ़ मतलब पढ़ाई का अभाव है, नकारात्मक अर्थ देगा, बिना पढ़े हुए। निषेध का मतलब निगेटिविटी, मतलब नकारात्मक अर्थ दे देगा। अपढ़ माने बिना पढ़ा हुआ। अनगढ़, अनपढ़, अनमोल, अचेत, मतलब हमेशा अर्थ जो भी देगा वो विपरीत वाला देगा। क या कु लग गया तो भैया बुराई या निचता आ गई। जैसे कपूत, सपूत का मतलब
अच्छा बेटा, कपूत मतलब बुरा बेटा, बेटा नालायक हो जाए तो कपूत कह देते हैं, कुठौर, कुचाल, इस तरीके का। गांव में आप लोग सुनते होंगे, मम्मी चाहे दादी लोग बड़ी डांटती है बच्चों को, एकदम चाल कुचाल हो गया है इसका, लड़का बिगड़ के माटी हो गया है, एकदम चाल कुचाल हो गया है, चाल कुचाल हो गया है, यानी इसका जो चाल चलन है वो बुरा हो गया है, खराब हो गया है, इसीलिए उसको कुचाल कह दिया जाता है। अध का मतलब आधा होता है, अध पका, अध मरा, अध कचरा, तो इसमें अध उपसर्ग लगा हुआ है, इसमें कु उपसर्ग लगा हुआ है। जिसका मूल शब्द है, मूल शब्द को छोड़ करके जो शब्द शुरू में बचेगा वही उपसर्ग होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा सभी लोग, ध्यान रखिएगा सभी लोग प्यारे बच्चों, मूल शब्द को छोड़ करके जो प्रारंभ में शब्द बचेंगे वही उपसर्ग कहलाते हैं। उसी प्रकार से आप देख रहे हैं, अव मतलब हीनता या अनादर का होगा, अवगुण, अवघट, औढ़र, ये सारे एग्जाम्पल आपको दिमाग में रखना होगा। नी से नीडर, निकम्मा, निहत्था, निठुर। अब नीडर का मतलब क्या है, जिसमें डर ना हो उसमें नीडर है, तो नीडर मतलब नी उपसर्ग से नीडर बन गया, निकम्मा बन गया, निहत्था बन गया। भर से क्या बन गया, भर का मतलब पूरा, जैसे भरपेट, भरपूर, भरसक, तो इसमें उपसर्ग क्या है, भर है। अब आपसे कोई पूछे कि भैया बताओ भर पेट में उपसर्ग क्या है, तो हम देखेंगे कि हमारा मेन शब्द कौन सा है, तो मेन शब्द उसी को कहते हो जिसका कोई अपना अर्थ निकलता हो। जैसे पेट का अर्थ होता है, तो पेट को छोड़ दिया, पेट के अलावा क्या बच गया, भर, तो भर उपसर्ग हो गया। क्या हो गया, भर उपसर्ग हो गया। क्लियर है। जैसे मान लो कपूत है, कपूत, तो इसमें मूल शब्द बताइए तो सभी लोग क्या होगा, कपूत में मूल शब्द क्या है, मूल का मतलब मेन शब्द, कपूत में प्यारे बच्चों बता दिए सभी लोग। ओहो, नहीं अनमोल, देखिए सभी शब्दों के लिए नहीं लगेगा, अनमोल का अर्थ यहां पे अलग हो जाएगा, ये सभी के लिए नहीं लगेगा। अब मोल के तुलना में करो, जैसे हिंसा और अहिंसा, तो आप देखेंगे कि सर जी हिंसा और अहिंसा, तो अ जब भी लगता है उसका हमेशा विपरीत अर्थ देगा, अ जब भी लगेगा। सत्य और असत्य, तो सत्य तो सही चीज है लेकिन असत्य हो गया मतलब खराब। लेकिन उसी प्रकार जब आप हिंसा अहिंसा में जाइए तो हिंसा खराब है, अहिंसा अच्छा है, तो अर्थ को समझना है, मतलब विपरीत अर्थ देगा। निषेध का मतलब समझिए नकारात्मकता में विपरीत भी दे सकता है। तो पूत यहां पर हो जाएगा, पूत मूल शब्द है, इसमें पेट हमारा क्या हो जाएगा, मूल शब्द, तो मूल शब्द को छोड़ दो और शुरू में जो लगे वही आपका उपसर्ग। इसमें पूत मूल शब्द है, पूत, तो क बन गया, क क्या कहलाएगा मेरे भाई, उपसर्ग कहलाएगा। ठीक है ना। चलो जैसे मान लो आपसे कह दिया गया अध पका, अध पका, अब अध पका में देखो धपका का कोई मतलब होता है, धपका, धपका मैंने कहा पूछो ना, केवल का नहीं बोल सकते हो लेकिन पका जरूर कह सकते हो, हाँ कि अगर कोई चीज पका हुआ है तो पका कहेंगे, लेकिन अध पका है तो पका यहां पर मेन शब्द है, इसी में अध लगा करके इसको अधपका बनाया गया है, तो ये जो शुरू में अध जोड़ा गया है यही उपसर्ग है। समझ में आया। आपके बोर्ड परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, प्रश्न पूछेगा कि उपहार में कौन सा उपसर्ग है, 4 ऑप्शन दे देगा, पूछ देगा अनुसरण में कौन सा उपसर्ग है, आपसे पूछ देगा ये सब चीजें। उपकार में कौन सा उपसर्ग है, आपसे पूछ देगा। भरसक में कौन सा उपसर्ग है, भर पेट में कौन सा उपसर्ग है, ऐसे ही पूछा जाता है। नीडर में कौन सा उपसर्ग, अब नीडर की बात जब आती है तो मान लो आपके सामने पूछा भैया कि नीडर के बारे में बताओ, इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो हम मेन शब्द को निकाल देंगे कि अरे भैया डर, डर मेन है, डर का अपना अर्थ समझ ही रहे हो, डर मतलब भय, डर, तो डर हमारा मूल शब्द है, लेकिन इसी में स्टार्टिंग में क्या लगा दिया, मूल मतलब मेन, ओरिजिनल, ओरिजिनल ब्रांडेड कंपनी, और नी क्या हो गया, उपसर्ग जो शुरू में लगा दिया गया। ठीक है ना, समझ में आ गया, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। अब जैसे बिन देखा, तो बिन बोला में कौन सा उपसर्ग है,
तो बोला, बोला एक मूल शब्द हो गया कि भाई उसने बोला, लेकिन बिन बोला तो बिन इसमें क्या लग गया, उपसर्ग हो गया। ऊन भर सु या स, सपूत, जैसे यहां पे पढ़ा कपूत, तो कपूत में क उपसर्ग है, सपूत में स उपसर्ग है। उपसर्ग का मतलब शुरू में जो लग जाए, जो प्रारंभ में लग जाए। समझ गए सब लोग? देखिए अरमान के दोस्त सलमान का बर्थडे है, चलिए भाई बहुत बहुत बधाई हो, हार्दिक शुभकामनाएं आपके मित्र सलमान जी को, हैप्पी बर्थडे। चलिए, बड़ी मैसेज कर रहे हैं आप कब से। नहीं, निह नहीं होगा, नी में आपको विसर्ग वगैरह नहीं लगाना है, वो जहां पे आएगा वहां पे लगेगा, ठीक है ना। अब निश्चय में अगर आपसे पूछा कि निश्चय में बताइए, तो निश्चय में क्या है, ये बना कैसे होगा, निह प्लस चय से बना होगा, तब निश्चय है। तो इसमें चय को छोड़ करके निह ये उपसर्ग हो जाएगा, तो वो संस्कृत वाले में हो जाता है। अब आते हैं हम प्रत्यय पे। उपसर्ग तो समझ में आ गया, उपसर्ग समझ में आ गया ना सबको, क्लियर है। हाँ, अब आ जाओ प्रत्यय की बात करते हैं। प्रत्यय जिसको अंग्रेजी में आप कहते हो सफिक्स, जो किसी शब्द के लास्ट में जुड़ता हो। उपसर्ग कह रहा था कि हम पहले जुड़ेंगे, तो ये कहता है कि नहीं हम लास्ट में जुड़ेंगे। तुमको जुड़ना है पहले जुड़ो, हम लास्ट में जुड़ने वाले हैं। तो प्रत्यय का मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों, ये एक ऐसा शब्द का अंश है जो किसी भी धातु या कोई अन्य शब्द के लास्ट में जुड़ेगा, अंत में जुड़ता है और एक नया शब्द बनाता है, ठीक है ना। उसी को क्या कहते हैं, प्रत्यय। प्रत्यय हमेशा किसी शब्द के लास्ट में जुड़ता है, उपसर्ग हमेशा किसी शब्द के शुरू में जुड़ता है, प्रारंभ में जुड़ता है। चलिए भाई, अब देखो जैसे लड़ है, लड़ में आका जुड़ गया तो लड़का बन जाता है। क्या बन गया, लड़का बन गया। अब आका क्या है, प्रत्यय है, तो लड़ में आका जुड़ा तो लड़का प्रत्यय बन गया। मनुष्य एक संज्ञा शब्द है, यह धातु शब्द है। धातु मतलब हम लोग पढ़ चुके हैं, क्रिया वाले में धातु आता है, क्रिया उसी को धातु कहते हैं, हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं। तो एक तो यहां पर मनुष्य है, ये संज्ञा है, मनुष्य के अंदर ता लग गया तो मनुष्यता बन गया। लास्ट में देखो, ये लास्ट में जुड़ रहा है। पागल, पागल में पन लग गया तो पागलपन हो गया। ये जो लास्ट वाला जुड़ रहा है ना, यही प्रत्यय है मेरे भैया, यही क्या है, प्रत्यय। और ये सब मूल शब्द हो गया, जो धातु भी हो सकता है, संज्ञा भी हो सकता है, विशेषण भी हो सकता है, ठीक है। चलो, प्रत्यय होते हैं प्यारे बच्चों दो प्रकार के। आपसे कोई पूछे प्रत्यय के कितने पुत्र, तो कहना मेरे भैया प्रत्यय के दो पुत्र होते हैं, एक होता है कृत प्रत्यय, एक होता है तद्धित प्रत्यय। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं मेरे भाई, दो प्रकार का होता है। प्रत्यय कितने प्रकार का होता है मेरे दोस्त, दो प्रकार का होता है, ठीक है ना। अब सुनिए, एक होता है कृत और एक होता है तद्धित। क्या होता है, तद्धित, तद्धित। अब तद्धित को अगर आप सुनेंगे तो तत् धन हित बनता है, तत् धन हित, जैसे उत धन हार उद्धार बनता है, तो वैसे ही तत् धन हित तद्धित बनता है। तो उसमें तत् उपसर्ग हो जाएगा, हित मूल शब्द हो जाएगा। वैसे यहां पर देख लो सब लोग, प्रत्यय की हम बात कर रहे हैं। कृत प्रत्यय किसको कहा जाता है, तद्धित प्रत्यय किसको कहा जाता है, बस एकदम ध्यान रखिएगा सभी लोग, एकदम दो ही चीज समझना है कि कृत किसे कहेंगे, तद्धित किसे कहेंगे। यहां पे अगले 2 मिनट बस ध्यान से देख लेना। देखो भाई, धातु के साथ, धातु मतलब किसको कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हो। गर्दन तो, हाँ गर्दन सीधा कर लिए हम। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हो। जैसे पढ़ना क्रिया है, तो पढ़ना का मूल रूप पठ होता है, पढ़। लिखना तो लिख धातु हो गया, लिख धातु। संस्कृत में आपने धातु रूप याद किया होगा, धातु रूप याद किया ना, पढ़ का पठती पठता पठंती, पठसी पठता पठत, पठामी पठावह पठामह, पढ़े हो ना, वो धातु कहते हो इसको। तो क्रिया के मूल रूप को हम क्या कहते हैं मेरे भाई, धातु कहते हैं। क्या कहते हैं, धातु।
तो आप क्रिया ही समझना। तो जब भी किसी धातु के साथ कोई प्रत्यय लगा हो उसको कृत प्रत्यय कहते हैं, धातु के साथ। और धातु के अलावा अगर संज्ञा सर्वनाम विशेषण को कुछ के साथ लगा हो, संज्ञा विशेषण वगैरह के साथ, तो उसको कहते हैं तद्धित। तो यहां पर समझिए, धातु में जुड़ने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं, कृत प्रत्यय। और इससे जो शब्द बनेगा उसको कृदंत कहते हैं। क्या कहते हैं? कृदंत कहते हैं। भैया लड़ना क्या है? धातु है। अब धातु में प्रत्यय लग गया तो लड़का बन गया। तो ये धातु है, ये प्रत्यय है, लेकिन इन दोनों के मिलने से जो शब्द बना उसको कृदंत कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा प्यारे बच्चों? कृदंत कहा जाएगा, कृदंत। आदि और इत्यादि में क्या अंतर है कुमारी नैन्सी? सर आपको संस्कृत आता है? जी बच्चा, मेरे को संस्कृत आता है। देखिए, आदि और इत्यादि में हमने आपको बता दिया था क्या अंतर है। इंस्टाग्राम पे हमने एक रील्स भी बनाई थी, इस पर रील नहीं कहेंगे हम, वीडियो कहेंगे, रील हम नहीं कह सकते उसको, रील फॉर्मेट जरूर है। पर मैंने आप सभी लोगों को बताया था, काफी बच्चों ने उसको देखा है, करीब 1-1.5 लाख बच्चों ने उसको देखा, उस वीडियो को, बड़ा अच्छा लगा। तो मेरे भैया, हमने बताया था कि अलग अलग वस्तुओं का एग्जाम्पल देना, एक ही प्रकार की वस्तुओं का एग्जाम्पल देना, बस यही अंतर है आदि और इत्यादि में, यही अंतर है आदि और इत्यादि में। ठीक है ना? चलिए, चलिए यहां पर देखिए, अब ये चाट में नी लग गया तो चटनी बन गया, तो ये धातु है। और इसके साथ ये नी प्रत्यय लग गया, तो नी कौन सा प्रत्यय कहलाएगा? चूंकि धातु के साथ लगा तो तुमको कृत प्रत्यय कहेंगे। कौन सा प्रत्यय कहेंगे? कृत प्रत्यय। और जब तुम दोनों जुड़ गए, चटनी बन गए, तो कृदंत कहेंगे। आया समझ में? जल्दी जल्दी बताइए सब लोग, जल्दी जल्दी बता दो। इंस्टाग्राम का आईडी मांग रहे हो? देखो, चैट में तुम लोग लिखते हो तो हम मना करते हैं ना कि मत ये सब लिखा करो, हम भी नहीं लिखेंगे। आपको मना करके हम खुद आईडी दे अपना, तो अपना नहीं, बट साइंस संग्रह का ही है, अपना परिवार का है, मेरा कोई पर्सनल तो है नहीं, संस्था का है। संस्था आप लोगों की है, आपका परिवार है संस्था, है ना? चलिए ठीक है, यहां पर क्लियर हो गया। अब देखो, अब जैसे उड़ना, उड़ना क्रिया है, जिस भी शब्द के लास्ट में ना आ जाता है तो हम लोग कहते हैं वो क्रिया है, और क्रिया का मूल रूप, ओरिजिनल रूप धातु कहलाता है। तो यहां उड़ना, भूलना, खाना, स्मृति यानी याद करना, खेलना, सूंघना, ये सब क्रिया है, और क्रिया के मूल रूप में है, इसलिए हम इसको धातु कहेंगे। तो धातु के साथ ही जितने भी प्रत्यय जुड़ रहे हैं बच्चों, इसको क्या कहोगे? कि ये सब कृत प्रत्यय कहलाएगा। बोलो हाँ या ना? कृत प्रत्यय कहोगे कि नहीं कहोगे? समझ में आ गया? नहीं नहीं, सार्थक शब्द बनते हैं। अब आप ये मत कहिएगा कि चाट के साथ नी लगा तो चाटनी का है नहीं बना, मैंने चाटनी कोई सार्थक नहीं है, चटनी सार्थक शब्द होता है। उड़ में अंकु लगा उड़ंकु बना, भूल में अक्कड़ प्रत्यय लगा भूलक्कड़ बना, खा में आऊ लगा खाऊ, स्मृति में अनीय प्रत्यय स्मरणीय, खेल में औना खिलौना, सूंघ में नी सूंघनी। बस ऐसे ही पूछ देगा, प्रत्यय ऐसे ही पूछेगा। तो आपको मूल शब्द छोड़ करके जो लास्ट में दिखेगा, भूलक्कड़, भूलक्कड़, तो भूल, भूल मेन शब्द हो गया, उसके बाद अक्कड़, भूलक्कड़, अक्कड़, भूल प्लस अक्कड़, भूलक्कड़। तो आ गया समझ में? कोई दिक्कत? ये उसका अर्थ है। अब बात आता है कि सर जी, मतलब इसमें आप और एग्जाम्पल देख सकते हो, और भी आप बहुत सारे हैं, आप देख सकते हैं एग्जाम्पल। जैसे भैया ये चढ़ाई, चढ़ाई में आई प्रत्यय लगा है। पूजापा तो आपा, चिल्लाहट, चिल्लाहट, आहट, आहट,
लास्ट में क्या आ रहा है? आहट। आगे चलो, अब दूसरा आ गया तद्धित प्रत्यय। पहला तो हमने कृत प्रत्यय पढ़ा, तो जब भी वो किसी धातु के साथ प्रत्यय लगेगा तो कृत प्रत्यय कहेंगे, लेकिन अगर धातु को छोड़ करके अन्य किसी और के साथ लग जाए, जैसे संज्ञा हो जाए, विशेषण हो जाए, इन सब के साथ अगर लग जाए तो हम उसको तद्धित प्रत्यय कहेंगे। और जैसे उधर कृदंत बनता था वैसे तद्धितांत बनता है। जैसे भैया बूढ़ा या बूढ़ा, बूढ़ा में आपा लग गया तो बुढ़ापा हो गया, अब बुढ़ापा। जैसे यहां पर राष्ट्र, राष्ट्र संज्ञा है और इसमें ईय प्रत्यय लग गया तो राष्ट्रीय बन गया। क्या बन गया? राष्ट्रीय। राष्ट्रीय एक प्रकार का क्या है? विशेषण। तो आपसे ये सवाल पूछा जाता है और हम पढ़ चुके हैं कि राष्ट्र का विशेषण अगर आपसे पूछेगा तो क्या कहिएगा? राष्ट्रीय। राष्ट्र का विशेषण राष्ट्रीय कहते हैं ना, विशेषण हम पढ़ा चुके हैं आप लोगों को। राष्ट्र का विशेषण राष्ट्रीय कैसे बना? तो राष्ट्र संज्ञा है और संज्ञा में ईय, ईय प्रत्यय लगा तो राष्ट्रीय बन गया। समझ रहे हो सब लोग? क्लियर है यहां तक? आधा से ज्यादा बच्चे तो इस बात से परेशान हैं कि आप मेरा कमेंट का रिप्लाई काहे नहीं करते हैं, आप मेरा कमेंट का। तो चलो हम एक काम करते हैं, चटाई बिछा के ऐसे ही बैठ गए, अब कोई क्लास नहीं होगा, चलिए हम बैठ गए हैं, अब खाली आप लोग के कमेंट का रिप्लाई करेंगे। बताइए, ये गलत बात है ना? हमारा काम है, आप हमारे साथ किस लिए जुड़े हैं? आप हमारे साथ जुड़े हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा आपको पढ़ा सकें, नई नई चीजें सिखा सकें। हाँ, आपका प्रॉब्लम हो वो भी हम सुने, तो हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं कि हम आपकी प्रॉब्लम को सुने, आपकी बात को सुने। बताइए। हाँ, अब ऐसे मत करिए आप लोग इस तरीके से, आप छोटे बच्चे तो आप हैं नहीं, आप 10th पढ़ रहे हैं, 10th प्लस पढ़ रहे हैं, 11th हुए हैं, 12th में गए हैं। अब इतने बड़े बड़े हो करके आप लोग वैसी हरकत करेंगे तो ये गड़बड़ बात है ना। सर आप नहीं सुनते हैं तो आप हमको सुनाई देगा? बोलिए तो जरिए, बोलिए बोलिए बोलिए। नहीं सुनाई दे रहा है? अजब हाल है। कहिए, आप ये कहिए कि सर आप कमेंट नहीं पढ़ते, अगर सर आपको सुनाई नहीं देता है। आई हो दादा, इतना बेइज्जती हमर हो रहा बा। पीछे ला लग गया, पिछला बन गया। तो आपको आपको सिर्फ ये समझना है, सवाल कैसे परीक्षा में पूछेगा, कहेगा पिछला में कौन सा प्रत्यय है? तो पीछ, पीछ ला, तो अंतिम वाला ला प्रत्यय हो गया। क्या हो गया? प्रत्यय। चलो अगर मैं कुछ सवाल आप लोगों से थोड़ा पूछ लूं, आपसे पूछ दिया जाए कि भैया ये बताइए, चचेरा, चचेरा में कौन सा प्रत्यय है? चचेरा में कौन सा प्रत्यय है? चचेरा ऑप्शन में दे देगा क्या? चेरा। ऑप्शन बी में चाचा, ऑप्शन सी में रा, ऑप्शन डी में एरा। चलिए बताइए तो देखते हैं कितने लोग सही बता रहे हैं। चचेरा, अधिकांश बच्चे गलत बता दिए, अब जाके सही बता रहे हैं। प्यारे बच्चों, सही जवाब होगा एरा, क्योंकि चचेरा में चचेरा, एरा, चचेरा, एरा, एरा, एरा। ये बनता कैसे है? चाचा में एरा प्रत्यय लगता है तो बनता है बच्चा चचेरा। अगर ममेरा पूछे तो मामा में एरा लग गया तो ममेरा, तो एरा प्रत्यय होगा। अभी आप जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस कर सके, जितना ज्यादा प्रैक्टिस आप कर सकें, ठीक है प्यारे बच्चों। तो उपसर्ग और प्रत्यय ऐसे ही देखा जाता है। प्रत्यय का अपना कोई अर्थ नहीं होता, इस बात को ध्यान रखिएगा। उपसर्ग में और प्रत्यय में क्या अंतर है? उपसर्ग और प्रत्यय में दो मुख्य अंतर है। पहला,
कि उपसर्ग किसी शब्द के पूर्व में आएगा जबकि प्रत्यय किसी शब्द के अंत में आता है। ठीक है। दूसरा अंतर कि उपसर्ग का अपना अर्थ होता है लेकिन प्रत्यय का कोई अपना अर्थ नहीं होता। अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ एरा का क्या अर्थ है, कोई अर्थ नहीं होता। बस चाचा में एरा लग गया तो चचेरा बना दिया, बट एरा का अपना कोई अर्थ नहीं है। तो क्या प्रत्यय का अपना कोई अर्थ होता है? प्रत्यय का अपना कोई अर्थ नहीं होता लेकिन उपसर्ग का अपना अर्थ होता है। तो चलिए इस बात को ध्यान रखेंगे सब लोग। उपसर्ग और प्रत्यय में जो मुख्य रूप से अंतर आता है प्यारे बच्चों, उपसर्ग और प्रत्यय में जो मुख्य रूप से जो अंतर बनेगा वो क्या बनेगा मेरे भाई? मुख्य रूप से बनेगा कि यह किसी शब्द के पूर्व में लगता है। यह शब्द के पूर्व में लगता है। पूर्व मतलब पहले लगता है, पहले लगता है। जबकि ये शब्द के अंत में लगता है, यानी कि लास्ट में। ये प्रारंभ में लगेगा। दूसरा मेजर जो अंतर है प्यारे बच्चों, इसका अपना अर्थ होता है। इसका अपना अर्थ होता है। लेकिन इसकी बात करें तो कहेंगे कि भैया जबकि इसका अपना अर्थ नहीं होता है, अपना अर्थ नहीं होता है। क्लियर है मेरे दोस्त? यहां तक चीजें समझ में आ गई क्या? चलिए, तो ये हमारा हो जाता है कंप्लीट। ठीक है प्यारे बच्चों, ये अंतर दिमाग में रहेगा आप लोगों को कि नहीं रहेगा जी? रहना चाहिए, नहीं तो हम गुस्सा हो जाएंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। इंस्टा का आईडी बता दीजिए। देखो बच्चा, इंस्टा साइंस संग्रह ऑफिशियल सर्च करिएगा। साइंस संग्रह ऑफिशियल, जो लोग इंस्टा यूजर होंगे तो साइंस संग्रह ऑफिशियल सर्च करिएगा तो आ जाएगा, @साइंस संग्रह ऑफिशियल। और व्हाट्सएप पे भी आप लोग जुड़ जाइए। व्हाट्सएप पे साइंस संग्रह सर्च करके जितने भी विद्यार्थी हैं व्हाट्सएप में जुड़ जाइए। टेलीग्राम पे भी जुड़ जाइए आप सब लोग। भाई आपका अपना परिवार है साइंस संग्रह। हमारे साथ जुड़ना पसंद नहीं करते हैं क्या आप? हैं? ऐसा बात है नहीं ना? चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, लव यू प्यारे बच्चों।